नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको इस चैनल पे सबसे अच्छे सारे के सारे कंटेंट मिलते हैं बीपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम के लिए भी। तो अब दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है ना, उसके पीछे के हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज से शुरू किया है मैंने, साइंस ख़त्म कर चुका हूँ मैं, ज्योग्राफी आज से शुरू हो रहा है। और आज इंडियन ज्योग्राफी के 70 के करीब हम एमसीक्यू करेंगे, जो 70 सबसे बेहतरीन एमसीक्यू होंगे। इसी तरह से अगले वीडियो भी आएगा। आप लोगों का काम क्या है, बस सुनना है और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना। इतना अच्छा कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है बीपीएससी के लिए मित्रों, है ना। इतना तो मुझे भी पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग कोशिश करना है अटेम्प्ट करने की, रोक के वीडियो को। और अगर नहीं होगा तो बाकी तो मैं हूँ ही यहाँ पर आंसर बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ मुझे, कोहिमा कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है कोहिमा। कोहिमा है नागालैंड में। तो पहला राज्य तो नागालैंड ही हो गया। दूसरा हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, असम में। तीसरा हमें पश्चिम बंगाल में आना पड़ेगा। चौथा हमें आना पड़ेगा उड़ीसा में। पांचवा हमें आना पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। अब छठा हमें या तो तमिलनाडु में चले जाओ या तो कर्नाटक में चले जाओ। तो छठा हमें तमिलनाडु या कर्नाटक होगा। सातवां कौन सा होगा, केरल राज्य होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम 7 राज्यों से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। और अगर इसमें शुरुआत मूल स्थान और गंतव्य नहीं देता तो तब हमें बीच में इनके 5 राज्य मिनिमम पार करने पड़ते। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया भारत के किस राज्य का है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें राजस्थान सबसे पहला, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से कर्नाटक और फिर तमिलनाडु अपना आ जाएगा। तो ये चारों राज्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये अध्यारोपित सीमा रेखा है। कोई ये जरूरी मतलब प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं था। ये अंग्रेजों ने हमें सीमा रेखा में बांट के चले गए, इसीलिए इसको अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये गलत भी नहीं होना चाहिए इस तरह के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान आता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का स्थान 7th पोजीशन है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है ये बताना है और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग भी करना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। अभी हमने ऊपर देखा 7वां है। तो अगर हम स्टेटमेंट पर डायरेक्ट जाएंगे ना, तो पता है क्या करेंगे, पहला जिसमें है इसको काट दो। अब आपको 2 ही ऑप्शन में से चुनना है। 4 में से चुनना आसान होता है कि 2 में से चुनना आसान होता है ना। तो इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अगला है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 82.5 डिग्री तो सही है। तो चौथा तो गारंटेड सही होगा। अब चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सा सही है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा गारंटेड सही होगा, पहला गारंटेड गलत होगा। क्या आपको आंसर दिख गया है? अगर नहीं भी पता होगा एक ऑप्शन तो भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर ले जाओ। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं बंधुओं। नेक्स्ट है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 7 का आंसर सबको पता होगा, 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक है सारे राज्यों के नाम के। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, महाराष्ट्र से। बाकी ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरेगी यमयोत्तर, यानी कि 82.5 डिग्री को जो आप नीचे की तरफ गिराएंगे तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से तो गुजरती ही है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है 82.5 डिग्री। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तीनों ही कथन सही हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये बताना है आपको। बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 11 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। कितनी बार पूछा है।
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो इनमें से एक ही है वो। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। ओके, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और थोड़ा सा म्यांमार का भाग भी लगता नहीं यार, त्रिपुरा म्यांमार का भाग कहाँ से आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, है ना। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? नेपाल का पड़ोसी तो सिक्किम और बिहार जो है वो नेपाल का पड़ोसी है। 14 का आंसर बी हो जाएगा। दमन और दीव के बारे में कथन सत्य बताना है आपको। स्वतंत्रता उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन ने ब्रिटिश आधिपत्य में कहाँ से आ जाएगा? इसको काट दो, पहला देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ओके, तो 15 का एक ही ऑप्शन ही होना चाहिए। इसकी राजधानी दमन है, ये तो सही है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नहीं भी पता होगा तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चंस। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया गया है। पंडिचेरी जो है ना वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, पता है आपको। आंध्र प्रदेश में भी एक छोटा सा पंडिचेरी है, यनम नामक जगह पर, जहाँ गोदावरी नदी मुहाना बनाती है ना। यनम सर्च करना, बड़ा ही खूबसूरत जगह है, मैं गया हुआ था घूमने वहाँ एक बार। तो यनम है आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का, और केरल में भी थोड़ा सा पंडिचेरी का भाग आता है, और तमिलनाडु में तो मूल पंडिचेरी है ही। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है पंडिचेरी, है ना। और ये फ्रांसीसियों कब्जे में था ना। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। बाकी 7 सिस्टर्स में तो जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य आते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से, केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के साथ सीमा लगाता है सिवाय सिक्किम के, है ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 राज्यों से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती, यूपी का सीमावर्ती पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन है? तो 2, 3, 4, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है कौन सा भाग? एनसीआर का जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है उसमें कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो इसमें पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, बाकी हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भी भाग है, यूपी का भाग है एनसीआर में शामिल। अगला है कि एनसीआर प्रदेश में अवस्थित है कौन कौन सा शहर है इसमें से, जो दिल्ली के समीप जो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें कौन कौन सा शहर आता है? इसमें रोहतक है हरियाणा का, वो आता है, और करनाल आता है। तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। बाकी अम्बाला और खुर्जा ये सब नहीं आता। खुर्जा यूपी में बहुत आगे हो गया, और अम्बाला तो बिल्कुल ही पंजाब में चला गया। भारत के किस राज्य के समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने बोला मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है, उसमें सारे राज्यों के नाम मैं कितनी ही बार बता चुका हूँ। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। मित्र पर गमछा झार क्या था? 8 राज्यों के नाम है, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, है ना। ये सारे राज्यों के नाम हैं। तो और यही है, इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा। यूपी से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 राज्य हैं भारत में तटीय। 1 मिनट रुक जाओ, ये इधर उधर भाग रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया। 9 राज्य हैं। अगले चैप्टर पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या सब है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा गोंडवाना क्रम जो है वो नवीनतम चट्टानें हैं। इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, उसको गोंडवाना लैंड कहते थे, याद होगा। दूसरे का आंसर डी हो जाएगा। अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा। तीसरा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोगों को स्टेटमेंट एक एक पढ़ के करना है, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूं। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। पश्चिमी घाट जो है ये कागार का भाग है, जहाँ से भारत टूटकर अलग हुआ था। भारत जो टूटकर अफ्रीका से अलग होकर यहाँ पर आया, तो वो जो जहाँ से टूटा ना, वो को पूरा का पूरा भूखंड है पश्चिमी तट वाला मैदान। उसी पश्चिमी तट से जो मिट्टी गिरी है वो उसी का बना हुआ है, समुद्री का, है ना। तो इसलिए वो नदी का जमाव से नहीं बना है। नदी वाला मैदान आपको मिलेगा पूर्वी तट के भाग में, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं जो भारत के पूर्वी भाग में अपना मुहाना बनाती हैं। तो इसलिए सी स्टेटमेंट इसका गलत है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, आरावली, नर्मदा, तापी जलोढ़ निक्षेप,
आपको मैच करना है कौन कौन से काल के कौन से हैं। तो चौथे का आंसर जो दिया हुआ है इसमें उसको मैं डायरेक्ट मैच करता हूँ। 1 का 3 दिया है। दक्कन ट्रैप कहाँ पर है? क्रिटेशियस और आदि नूतन काल में बना है। पश्चिमी घाट कब बना है? तो ये उत्तर नूतन काल में बना है। उसके बाद आरावली कब बनी है? तो प्री कैम्बियन काल में आरावली बनी है। नर्मदा ताप्ती कब बनी है? तो ये अत्यंत नूतन समय में बना है, नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप। ये सारे मैच हो गए। इसका आंसर बी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को याद मत रखना, अब इस तरह के क्वेश्चंस ना के बराबर में पूछता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो शिवालिक बिल्कुल नवीनतम श्रेणी है, इतना तो सबको पता होगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सेनोजोइक काल में बना है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके किसके बीच में लघु हिमालय स्थित है? तो छठे का आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। ये शिवालिक का भाग हो गया, ये शिवालिक हो गया, ये महान हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय का क्षेत्र है। ओके। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था कहाँ पर? तो 8 का कैंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। हम अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर ही तो बढ़ रहे थे ना, तभी तो जब यूरेशियाई प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ था बंधुओं। और अभी भी जो हम उत्तर की ओर ही सरक रहे हैं, नेपाल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और भारत धीरे धीरे हिमालय की तरफ और बढ़ रहा है। इसीलिए हिमालय के लग के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब भूकंप जोन 5 में आते हैं। कौन से में? क्योंकि वहाँ पर 2 प्लेटों का टकराव हुआ है, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का। समझ में आ गई बात? गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जुरैसिक युग में। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में भारत में कोयले का उत्पादन करने वाला भौमकीय समूह कौन सा है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्रम के शैलों में होता है। अगला चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश। अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, श्रीलंका द्वीप, जावा द्वीप। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे नज़दीक में कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार है। ओके। और जो 6 डिग्री अक्षांश रेखा है, 6 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 6 डिग्री चैनल, वो सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। और 6 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? वो 6 डिग्री अक्षांश रेखा है बंधुओं। विषुवत से जब आप चलोगे तो 0 डिग्री विषुवत होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री पर जब आप आएंगे ना, तो वही है वो रेखा जो किसको किसको काटती है, जो अलग करती है सुमात्रा को और भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड को। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 सही है। हिमालय केवल 5 राज्यों में नहीं फैला, बहुत सारे राज्यों में है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिनते जाओ नॉर्थ ईस्ट तक, है ना। और पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है? तो मूल रूप से थोड़ा सा गुजरात का भाग है जो पश्चिमी घाट के तहत आता है, और वहाँ से शुरू करो। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इतने राज्यों में फैला हुआ है। ओके। कयाल क्या होता है? कयाल पूछा है आपसे, थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पर। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कयाल किसको कहा जाता है बंधुओं? तो कयाल कहा जाता है केरल के लैगून का जो तट है उसको कयाल कहा जाता है। तीसरा का डी हो जाएगा। केरल का लैगून का जो तट है, लैगून इलाका, उसको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। ओके। लैगून क्या होता है? जैसे समुद्र है, समुद्र से थोड़ा सा पानी आगे अंदर और किसी झील का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। जैसे चिल्का झील जो है वो भी एक तरह का कयाल ही है उड़ीसा में। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। सिपकिला हिमाचल, बामडीला अरुणाचल, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला जो है ये सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। नेलांग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 6ठे नंबर पर। निम्नलिखित दरों से किस एक से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो 6ठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जोजिला से होकर। ओके। जोजिला से होकर लेह जाने का रास्ता खुलता है और ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ध्यान दे लिया। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही लगाना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए आपको ये सारे पठारियों को क्रम में लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन और सबसे पूर्व में कौन?
तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, सबसे पहले आ जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर है भाई? तो ये एमपी में है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा मैकाले पर्वत श्रृंखला। उसके बाद से छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर खासी पर्वत श्रृंखला। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। माना और नीतिला उत्तराखंड, बॉमडीला अरुणाचल, जेलेपला सिक्किम, सिपकिला जम्मू कश्मीर। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा है आपसे। सिपकिला जम्मू कश्मीर ये गलत दिया हुआ है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? मान लो आपके उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता? देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव करता। बिल्कुल सही है ये। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो तीनों ही कथन सही है। हमारे देश में ना तो मानसून आता ना कुछ, बिल्कुल जैसे रूस में ठंडी पड़ती है वैसे ही ठंडी हमारे यहाँ भी पड़ रही होती। अगला है माना। माना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में चले जाओ, 1 का 4। नाथुला कहाँ पर है? अभी मैंने बताया सिक्किम में है। जोजिला हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी नहीं, सॉरी, सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। माना उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा सी, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। ओके। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या क्या देखोगे? जब आप हिमालय जाओगे तो वहाँ पर क्या क्या देखोगे? 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का आंसर होगा कि हम देखेंगे गहरे खड्डे भी देखेंगे, यू घुमावदार वाली नदियाँ भी देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी देखेंगे। तो मेरे हिसाब से सारे ही देखेंगे जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे। तो IAS के क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, वैसे पढ़ा तो जा ही रहा होगा। उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? उत्तर से दक्षिण आपको सारी पर्वत श्रेणियाँ लगानी है इसमें। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे ऊपर पीर पंजाल आती है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम आती है ना। उत्तर में से निम्नलिखित उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी? देखो इसमें उल्टा दिया है। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे ना तब ये क्रम आएगा। सबसे नीचे पीर पंजाल श्रेणी आती है, उसके ऊपर जास्कर, उसके ऊपर लद्दाख और सबसे ऊपर काराकोरम। काराकोरम श्रेणी K2 जिसको कहा जाता है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर आता है और जास्कर के बाद सबसे नीचे आता है पीर पंजाल। और लद्दाख और जास्कर के बीच से ही कौन सी नदी बहती है बंधुओं? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से ही बहती है। निम्नलिखित समूहों से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है आपसे। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल में, धौलागिरी भी वहीं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर यही क्रम होगा। गारो कहाँ पर है? तो ये मेघालय में चले जाओ। ओके। उसके बाद से मीरी पूछा है, फिर कोल्लई मल्लई है, फिर डालमा है। तो मीरी पहाड़ी कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मल्लई कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। डालमा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 होना चाहिए। यही आंसर है। ओके। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो जो सतपुरा श्रेणी है ना वो केवल और केवल महाराष्ट्र में है। बाकी अरावली भी राजस्थान गुजरात दोनों में है। उसके बाद अजंता भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। सह्याद्री तो पश्चिमी घाट को ही बोला जाता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सॉरी यहाँ पर गलती की मैंने, सतपुरा MP महाराष्ट्र दोनों में है, यहाँ पर गलती की, माई मिस्टेक। अजंता केवल है महाराष्ट्र में, अजंता है केवल महाराष्ट्र में, अजंता केवल महाराष्ट्र में है, अजंता केवल महाराष्ट्र में। आई रिपीट, सतपुरा MP और महाराष्ट्र दोनों में ही आता है। ओके। सतपुरा जो श्रेणी है और नर्मदा के बीच में बहती है, बीच में सतपुरा है, ऊपर बिंद है और बीच से नर्मदा नदी बहती है ना। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट कौन सा युग में सुमेलित है ये बताना है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही है केवल। अगला है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी वहीं पर स्थित है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं ना वहीं पर नीलगिरी पहाड़ी है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा के पास। निम्न के कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। नाथुला अरुणाचल, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? नाथुला जो है ये सिक्किम में है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा?
भारत का सबसे बड़ा मुंबई नगर है जो एक द्वीप पर निर्मित है, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बना है मुंबई शहर। पार्ट या अंचल अवस्थित है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में। अगले पर चलते हैं, नंदा देवी शिखर कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, गोसाईथान, ये नेपाल में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। भौमकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही बोला है इसने। तो हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है भाई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो यही तो गलत है, 23 का सी आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, क्या बोला मैंने, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी भावर कहा जाता है। जब आप पहाड़ से ठीक नीचे आओगे ना उत्तर भारत में, तो भावर क्षेत्र मिलते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और अनुपजाऊ भूमियाँ मिलती हैं भावर क्षेत्र में, जल का अभाव पाया जाता है सामान्य तौर पर। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम जो है वो भारत में नवीनतम चट्टान है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा कम, है ना। पूर्वी हिमालय में जो ट्री लाइन होता है वो पश्चिमी हिमालय की तुलना में, क्या बोला है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, में होता होगा यहाँ पर। तो पश्चिमी हिमालय में, अब ट्री लाइन क्या होता है मैं बताता हूँ, ट्री लाइन जो है वो नीचे ही होती है। पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक आपको ट्री मिलेंगे, है क्या, पहाड़ जो होते हैं ना, एक ऐसी सीमा जहाँ तक उस पर पेड़ पौधे मिलते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, ट्री लाइन। अब नॉर्थ ईस्ट जो है वही है पूर्वी हिमालय मुख्य रूप से, तो वहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ ऊंचे पहाड़ तक आपको क्या मिलते हैं, ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण मिलते हैं, ऐसे जलवायु मिलती है जिसके कारण वहाँ पेड़ पौधे होते हैं। जबकि पश्चिमी हिमालय में खूब ज़्यादा सूखा है और बारिश भी नहीं ढंग से होती है और बिल्कुल वहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव होता है, इसलिए पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन पूर्वी हिमालय की अपेक्षाकृत नीचे है। ट्री लाइन का मतलब समझ गए ना, पहाड़ की वो ऊंचाई जहाँ तक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, नॉर्थ से साउथ जाना है आपको और पहाड़ियों का क्रम लगाना है आपको बहुत ही अच्छे से। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो इस बुक में दिया हुआ है उस पर चलते हैं डायरेक्ट। इसका दिया हुआ है नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी, सब पता ही है। नल्ला मल्ला और जवादी ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही है। ओके, नीलगिरी फिर है उस तमिलनाडु में, या फिर अन्नामलाई भी नीचे ही है। तो नल्ला मल्ला कहाँ पर है, इसमें करेक्शन कर देता हूँ, नल्ला मल्ला तो आंध्र प्रदेश में है, जवादी तमिलनाडु राज्य में आती है। जवादी मैंने गलती से क्या बोला था, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु राज्य में आती है। और बाकी जो अन्नामलाई कौन सा है, अगली पहाड़ी अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल दोनों में ही आती है ना, इन दोनों की सीमा पर स्थित है ये पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मैंने बोला, तो अन्नामलाई। ओके, नाम थोड़ा सा वो होता है। नल्ला मल्ला कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ओके बंधुओं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 27 का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौन घाटी, साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन नल्ला मल्लाई श्रेणी में है। अभी मैंने देखो साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। ओके, और नल्ला मल्लाई कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब मुझे बताओ क्या होगा, बताओ पहला क्या होगा, पहला तो गलत ही हो जाएगा, तो पहला काट दो। अब तुम्हें केवल 2 और 2 3 में से चेक करना है, यानी कि क्या है, देखो ऑप्शन से करना सिखाता हूँ मैं आज। पहला हमने गलत कर दिया, यानी कि 2 तो गारंटेड सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन है 2-2 है। अब हमें केवल तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना है, तो दूसरा पढ़ेंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर दिया हुआ है कि 2 और 3 दोनों ही कथन सही हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो ये किसका, अरावली का ही भाग है और राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा। और यहाँ पर जैन धर्म का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ के रण में स्थित है। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, 31 का क्या आंसर हो जाएगा, डी सॉल्सेट द्वीप है, लक्षद्वीप में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी मिनिकॉय। और ऊपर मैंने सॉल्सेट द्वीप कहाँ पर बोला था,
मैंने बोला था लक्षद्वीप ना, ये लक्षद्वीप में नहीं है, ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, मुंबई के तट के पास ही है सॉल्सेट द्वीप, और इसी की आबादी सबसे ज़्यादा है, इनमें से सबसे ज़्यादा है। ओके, और ये तो बता ही दिया मैंने मिनिकॉय। अगला है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन कौन सा अलग होता है, ये पूछा है आपसे। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह, ये 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होती है। भारत के निम्न तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच में स्थित है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें 70 क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेहतरीन 70 क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी ज्योग्राफी का लेकर आऊँगा, अपवाह तंत्र वगैरह का जो हम लोग करेंगे भारत के पूरे भारत स्तर का। तो अगर आप इनको इंडियन ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, आपको बीपीएससी सहित किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। थैंक यू सो मच। वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना कि कैसा था वीडियो, कैसा नहीं। थैंक यू सो मच।